बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में स्केल डेवलपमेंट का प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने सिर्फ एक लेमैन की लैंग्वेज में इसको देखा था। अभी थोड़ा सा थॉरली देख लेते हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ आइटम कंस्ट्रक्शन करनी होती है। आप लोगों ने तो यहाँ आइटम जनरेशन करते हैं आप लोग, है ना। तो आइटम जनरेशन के लिए कुछ रूल्स होंगे ना, जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं गुड आइटम्स, ठीक है, या बैड आइटम वट एवर। तो गुड आइटम इसको कहते हैं, बैड आइटम इसको कहते हैं। तो उसके बारे में मैं सब लेमैन की लैंग्वेज थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस तरह लास्ट लैंग्वेज में बताया था मैंने कि आइटम जो होता है बेसिकली वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ठीक है। आइटम सिंपल होना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, पार्सीमोनस कहते हैं। आइटम हमेशा पार्सीमोनस होना चाहिए। पार्सीमोनस का मतलब क्या होता है, सिंपल होना चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक सिंपल की उसकी स्टेटमेंट बहुत क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, ठीक है, कम वर्ड्स में बहुत कुछ कवर किया हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, डाइकोटोमस ना हो या डबल बैरल ना हो। डबल बैरल क्या हो सकता है? डबल बैरल बेसिकली उसको कहते हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट ना हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर दो स्टेटमेंट ना हो। जैसे कि हम क्वेश्चन बनाएं, मैं आपसे पूछूं खाना खाया था, अच्छा जी, मैं क्वेश्चन बनाऊं क्या आपने रात को खाना खाया था और सुबह रात को सही सोए थे। अब इस स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट क्या आपने खाना खाया था, और फिर क्या रात को सही सोए थे। दो स्टेटमेंट है ना, दिस इज डबल बैरल। जब दो स्टेटमेंट एक क्वेश्चन के अंदर होती है, डबल बैरल कहते हैं, ठीक है। डबल बैरल के आगे अगर यस एंड नो आंसर है, आप यस करते हैं तो किसका यस आंसर है, स्टेटमेंट 1 का या 2 का। तो जब ऐसा होता है तो आपको पता ही नहीं होता, आपने एक स्टेटमेंट का जवाब देना और दोनों स्टेटमेंट का इकट्ठा जवाब देना है ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यस करेंगे, एक के ऊपर यस हो दूसरे के ऊपर नो हो, तो फिर इसका मतलब है वो कंफ्यूज हो जाएगा पार्टिसिपेंट। तो जो आइटम है वो डबल बैरल नहीं होना चाहिए। डबल लोडेड आइटम से कहते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट ना हो आइटम के अंदर जिसमें स्टीरियोटाइप बिहेवियर, एथनिसिटी या फिर किसी के टारगेट किया जाए, किसी को स्टिग्माटाइज किया जाए जिसको, जैसा कि कहते हैं कि पंजाबी इमोशनल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो वर्ड्स है ये स्टिग्माटाइजेशन है ना, स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, ऐसा होता या नहीं होता हमने पहले ही फिक्स कर दिया। तो ऐसी स्टेटमेंट जहाँ स्टिग्माटाइजेशन हो, इस तरह की स्टिग्माटाइजेशन नहीं करते हैं। इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं इसको ना। डबल लोडेड का मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन, जो आपके इमोशंस को हर्ट करें। ऐसे क्वेश्चन हमेशा नहीं डालने आप लोगों ने। क्लियर, जनरल स्टेटमेंट डबल लोडेड डबल बैरल क्लियर होने चाहिए, शॉर्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, सिंपल होने चाहिए, पार्सीमोनस, और देयर इज अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। डबल स्टेटमेंट नहीं होनी। फिर इनका पैटर्न क्या होना चाहिए, एक तो स्टेटमेंट है जो कि हमने देख ली है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, यस एंड नो भी हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, इसे डाइकोटोमस पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइकोटोमस पैटर्न कहते हैं ना। डाइकोटोमस पैटर्न है ये बेसिकली, फॉर्मेट है। इसमें इसकी रिलायबिलिटी कौन सी निकलेगी, याद रखिए जब लायबिलिटी की टाइप्स पढ़ेंगे तो जनरल टाइप भी होती हैं, अल्फा ब्राउन बैग एंड क्वाड्रेचर सन होती है। जब भी आपका स्केल इस तरह का होगा, यस एंड नो के अंदर डाइकोटोमस स्केल होगा, तो यहाँ रिलायबिलिटी कौन सी निकलेगी, क्वाड्रेचर सन, के आप 20 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा पेपर में आ जाता है क्वाड्रेचर सन, जब भी आपका स्केल डाइकोटोमस होगा। और जब आपका स्केल एक से दो से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल स्ट्रांगली एग्री व्हाटएवर, न्यूट्रल, डिसएग्री, व्हाटएवर, जो भी होंगे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन 3 होंगे तो 3 को 3 पॉइंट स्केल की कहते हैं, सिमेट्रिक स्केल कहते हैं। सिमेट्रिक स्केल जो होता है, इसकी जो स्कोरिंग होती है ना सिमेट्रिक स्केल की, वो चंक्स में होती है। जैसा कि ये यस एंड नो एंड न्यूट्रल फॉर एग्जांपल, इसमें चंक्स में होगी, यानी कोई तो मिस होगा, 4 व्हाटएवर इस तरह के चंक्स में होंगे, सिमेट्रिक स्केल कहते हैं इसको। ऐसा स्केल जिसमें रिस्पांस 2 से ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं, लिकर्ट स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा रिस्पांस हो, लिकर्ट स्केल। ये फॉर्मेट है कि आपने कौन सा फॉर्मेट का क्वेश्चन बनाना
आपने खुद डिसाइड करना होता है। लिकर्ट स्केल में क्या होता है, 4 रिस्पॉन्स होंगे तो 4 पॉइंट लिकर्ट स्केल, 5 होंगे तो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, 6 होंगे तो 6 पॉइंट। यहाँ जो रिलायबिलिटी निकलती है 2 से ज़्यादा ऑप्शन की, इसे क्या कहते हैं, क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी या कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। रिलायबिलिटी को हमेशा कॉफिशिएंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसा ही है ना, तो हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और पैटर्न भी है, एनालॉगी पैटर्न होता है, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन नहीं होते मैथ के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई वट एवर अल्लाह का आएगा, ये अगला आंसर है 11 है, इसमें से सब्ट्रैक्शन कर दिया जाए, वट एवर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं एनालॉजिकल, जिस तरह के आप लोगों ने पढ़े होंगे। और पियर्स आपने स्केल वेस्टल का डेवलप देखा होगा, तो उसमें वर्बल पोर्शन है ना, वर्बली नॉन वर्बल पोर्शन है जिसमें आप परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट करते हैं ना, उसमें इस तरह के मैथ के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह का अगर स्केल बनाना हो आप लोगों ने तो उसके लिए एनालॉगी पैटर्न होता है ना। तो अगर इस तरह के डिफरेंट पैटर्न के अलावा हज़ारों पैटर्न है इसके, जो कि उस बुक में है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन की बुक में, ठीक है। तो हर एक के लिए रिलायबिलिटी डिफरेंट निकलती है। तो रिलायबिलिटी के हमने फार्मूले नहीं पढ़े थे लास्ट टाइम ना, तो ये जनरल सी इंफॉर्मेशन थी। हमेशा फार्मूले आ जाते हैं कि ऑर्डर डिटेक्शन कब लगता है, अल्फा कोफिशिएंट कब लगता है, तो हमने अल्फा कोफिशिएंट कब लगता है नहीं पता, अल्फा कोफिशिएंट रिलायबिलिटी कब निकालते हैं सर? जब अल्फा क्रॉनबेक रिलायबिलिटी बताओ सर, जब डाटा कॉन्टीन्यूअस होता है, जब डाटा कॉन्टीन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस लिकर्ट स्केल होता है। लिकर्ट स्केल सिंपल, लिकर्ट स्केल क्या होता है, 2 से ज़्यादा रिस्पॉन्स जिसके भी होंगे उस पर एक क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी निकलेगी ना। तो क्या जो हम सर्वे करते हैं उसमें अगर लार्ज रिस्पॉन्सेज हो ज़्यादा तो उसमें ये शायद लार्ज रिस्पॉन्सेज नहीं, यहाँ मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। स्टेटमेंट के बाद सामने फॉर्मेट होता है, ऑप्शन कहते हैं इसको, ठीक है, ऑप्शन फॉर्मेट। तो रिस्पॉन्स बाद में सैंपल में जितने भी 2 से ज़्यादा रिस्पॉन्स होंगे तो क्रॉनबेक अल्फा रिलायबिलिटी लगती है, 2 रिस्पॉन्स होंगे तो क्या लगेगा, कॉदर डिचरसन की एवरेज 20। याद रखिएगा, दिस इज द आइटम फॉर्मेट। अब याद रखिएगा इसका हमने एक स्टेटमेंट बनाई है, व्हाटएवर जो भी स्टेटमेंट है, और ये हमने क्या किया है, रिस्पॉन्स पैटर्न है। ऐसा ही है, इसे रिस्पॉन्स पैटर्न कहते हैं, इसको स्टेटमेंट कहते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना। अब जब हम एनालिसिस करते हैं तो याद रखिएगा दोनों चीज़ों को एनालाइज करना होता है। क्या आपने स्टेटमेंट सही बनाई है, स्टेटमेंट सही होगी तो फिर इसके बाद देखना मेरी स्टेटमेंट सही हो, रिस्पॉन्स पैटर्न सही ना हो। ये याद रखिएगा, आपने अपने दिमाग से बनाना, दोनों चीज़ें सोच समझ के बनाई जाती है स्केल के अकॉर्डिंगली, रिस्पॉन्स पैटर्न एंड स्टेटमेंट। याद रखिएगा समटाइम स्टेटमेंट गलत हो जाती है, रिस्पॉन्स पैटर्न सही होता है, समटाइम स्टेटमेंट सही होती है, रिस्पॉन्स पैटर्न गलत होता है, तो हमें पता नहीं चलता। अब ये बन गया आइटम बैंक बन गया, इनके सारे स्टेटमेंट इसी बना लिया आपने, स्केल को इकट्ठा कर दिया, SCM को दिखा दिया, इनकी SCM को दिखाने के बाद इंटरनेट रिलायबिलिटी भी स्टैब्लिश कर दी एंड कंटेंट वैलिडिटी भी स्टैब्लिश कर दी। अब आ जाए इसके बाद इनकी रिलायबिलिटी आइटम बैंक के बाद ये होता है पायलट स्टडी, जिसके ऊपर आज आना चाहते थे। मैंने इसको बहुत थॉरली कवर करवाया हुआ लास्ट टाइम ना, जो मेरा लास्ट लेक्चर है उसके साथ ही। तो दिस इज द वन ऑफ द पायलट स्टडी। अब क्या करें, आइटम बैंक बन गया, सब कुछ हो गया, आइटम बन के बाद फॉर्मेट भी बन गया, आइटम बैंक पूरा बन गया, स्केल पूरा बन गया, फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करें, उसको टेस्ट करना होता है, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के एविडेंस मीन से एविडेंस आप प्रोवाइड कर दें कि जो आपने स्टेटमेंट बनाई है बेटा, क्या ये वैलिड है, क्या ये स्टेटमेंट रिलायबल है। आप एनालिसिस नहीं कर रहे होते, लोग समझते हैं एनालिसिस कर रहे होते हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे होते, यहाँ आप एविडेंस दे रहे होते हैं। मैंने आपको कहा था सम टाइम हमें मिनिमम एविडेंस चाहिए, सम टाइम हमें मैक्सिमम एविडेंस चाहिए। अब ये जो मैक्सिमम एविडेंस या मिनिमम एविडेंस है, ये किसी एनालिसिस से निकलते हैं। रिलायबिलिटी एनालिसिस से स्टैब्लिश होती है, वैलिडिटी जो होती है एनालिसिस से सेपरेट होती है। जैसा कि कंटेंट वैलिडिटी हमने स्टैब्लिश की, इससे कि ये स्टेटमेंट 3 या 3 से ज़्यादा लोगों को दी, 3, 5 और नंबर में उन लोगों ने इसको रेट किया, देखा इसका कंटेंट देखा, तो कंटेंट देखने के बाद क्या किया, कंटेंट देखने के बाद इसको पूरा देखा कंटेंट सही है लेकिन गुड का लिए नहीं है, तो
एक्सक्लूड कर दिया। और इंटरनेशनल लायबिलिटी क्या है? दो या दो से ज़्यादा एक्सपर्ट्स के दौरान कॉन्सेंसस होगा तो लायबिलिटी इंटरनेशनल लायबिलिटी ज़्यादा होगी। दो या दो से कम के दरमियान कॉन्सेंसस नहीं होगा तो लायबिलिटी, उसके फार्मूले हैं डिफरेंट, मैंने आपको बुक दी हुई कौन की, वहाँ से फार्मूले पढ़ लीजिएगा। ये एक एविडेंस है। ये एविडेंस क्या बता रहा है? कंटेंट वैलिडिटी। और इंटरनेशनल लायबिलिटी यही स्टैब्लिश होती है जब हम उनको रेट कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल लायबिलिटी, और जब उनको कंटेंट देख रहे होते हैं तो कौन सी वैलिडिटी स्टैब्लिश होती है? कंटेंट वैलिडिटी। अब आपके पास क्या प्रूफ है कि आपकी स्टेटमेंट सही है? क्या प्रूफ है आपके पास? दो प्रूफ है, वैलिडिटी का प्रूफ है एंड रिलायबिलिटी। कौन सी वैलिडिटी स्टैब्लिश की? कंटेंट वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी कौन सी स्टैब्लिश की? इंटररेटर। अब आपका बात का से ये मिनिमम एविडेंस है, इसे स्केल खत्म कर दें बनाना? नो, ये तो मिनिमम भी नहीं है, अभी तो स्केल शुरू हुआ है ना। मैंने कहा मिनिमम एविडेंस समटाइम चाहिए होते, मैक्सिमम, इतने मिनिमम नहीं चाहिए होते, मिनिमम में भी क्राइटेरिया होता है। क्लियर? तो आ जाए स्केल के ऊपर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्केल के ऊपर। अब और एविडेंस करते करते दो एविडेंस आ गए यहाँ जो दिए हमने, एक वैलिडिटी का, कंटेंट वैलिडिटी, एक कौन सी लायबिलिटी शब्द की है? इंटररेटर। क्लियर? दो एविडेंस आ गए। तीसरा एविडेंस यहाँ छुपा हुआ है। इस चीज़ को देखने के लिए एविडेंस यहाँ छुपे हुए हैं। इसका मतलब है हमें पायलट स्टडी करनी होगी अगले एविडेंस के लिए। पायलट स्टडी कैसे करते हैं? ये स्टेटमेंट जो है इसके डिफरेंट वे हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वे बताए गए हैं। ठीक है, कौन की बुक में और बताया गया है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होगा, कैप्लन की बुक में और है, एनेस्थीसिया की बुक्स में और है। जैसे जैसे बुक्स पढ़ेगा आपकी ग्रिप आती जाएगी। फिर एडवांस बुक्स, एडवांस एनालिसिस। ठीक है, टाइम के साथ इंसान सीखता है, आपकी वैलिडिटी भी इसी तरह बनती है। तो आगे पायलट स्टडी में क्या करना है बेटा आप लोगों ने? अब पायलट स्टडी के अंदर आपने एक स्मॉल सा सैंपल लेना होता है। इस पायलट स्टडी को प्रीलिमिनरी स्टडी भी कहते हैं, इसको पायलट स्टडी भी कहते हैं। अब इसमें क्या करना है? आपने स्मॉल सैंपल लेना है। एक पायलट स्टडी होती है जब स्केल डेवलप हो ऑलरेडी उसके ऊपर, एक है फर्स्ट टाइम स्केल डेवलप करना। तो याद रखिए यहाँ जो पायलट स्टडी होगी लोग स्मॉल सा सैंपल ले लें, 30 का 60 का। यहाँ ये सैंपल ले लेंगे आप लोगों ने स्केल डेवलपमेंट के अंदर, पायलट स्टडी के अंदर। मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है, ये सैंपल नहीं लेना। इसमें डिफरेंट वे है पायलट स्टडी, इसमें एक पायलट स्टडी नहीं होती, इसके अंदर डिफरेंट पायलट स्टडीज की जाती हैं ताकि एविडेंस बनाए जाएं। पहली पायलट स्टडी का बेस्ट वे है कि जो आपने आइटम बनाए हैं ना, ये आइटम डिप्रेशन का स्केल बनाया, मैं कहता हूँ ये सारी स्टेटमेंट किसकी है? डिप्रेशन की। अब इसको क्या करें? पहली पायलट स्टडी जिसे बीटा टेस्टिंग भी कहते हैं बेसिकली, उसमें क्या करना आप लोगों ने? डिप्रेशन का स्केल है, इसको आप क्या करें? इसके आइटम को कंफर्म करने के लिए इसके SCM जिसे स्टेक होल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। यहाँ आपने स्टेक होल्डर लेने हैं जो बताए, अपनी राय दें कि ये स्केल की स्टेटमेंट सही है। एक तो SCM हमने वहाँ स्टैब्लिश कर दी है ना। अब यहाँ आ जाए, यहाँ आप लोगों ने यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लेने हैं। डिप्रेशन का स्केल है तो कौन लेने हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो डिप्रेशन के ऊपर काम कर रहे हों। और यहाँ क्या लेना है? डिप्रेशन के लोग, डिप्रेशन के पेशेंट। एज आपने फिक्स कर लेनी है। अगर ये स्केल आप अडल्ट्स के लिए बना रहे हैं तो अडल्ट्स के लिए, अडॉल्सन के लिए बना रहे हैं तो अडॉल्सन के लिए एज आपने लिमिटेड कर लेनी है। अब इनके ये कौन है? डिप्रेशन के लोग हैं और ये कौन है? साइकोलॉजिस्ट है। अब ये भी इसको रेट करेंगे। इनको आप एक फीडबैक फॉर्म होता है जिसमें 1 से लेकर 10 तक एक फीडबैक फॉर्म बना लेते हैं। एग्री, व्हाटएवर, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, व्हाटएवर, इसी तरह चलता जाएगा। अब उसको रेट करवाते हैं हर आइटम को। रेट करवाने के बाद हर एक का रेटिंग पॉइंट निकलता है ना। ये करते हैं साइकोलॉजिस्ट। इन आइटम को पढ़ने के बाद बताते हैं सही है या गलत है इस स्टेटमेंट फॉर्म, फीडबैक फॉर्म में। और यहाँ क्या करते हैं? यहाँ जो बंदा साइकोलॉजिस्ट नहीं है, डिप्रेशन का पेशेंट है, अब उसको दोबारा इसके बाद देते हैं, उसको कहते हैं फिल करे। अब वो फिल कर रहा होता है, उसका बेस्ट वे क्या होता है? आपने एज डिटरमिन करनी होती है कि किस एज के लिए मेरे
मेरे आइटम सही बने हैं, ठीक है। ये IRT के लिए मैं बता रहा हूँ। अब क्या करते हैं, टेस्टिंग के अंदर करते हैं शुरू में। इसमें क्या करना है, आप लोगों ने अडॉल्सन का स्केल फॉर एग्जाम्पल आप बनाने हैं। अडॉल्सन की एज क्या होती है, 12 से 18 साल, मिनिमम एज 12, मैक्सिमम। आप जो पेशेंट आपने लेने हैं उनमें मैक्सिमम, मिनिमम एंड मिडिल एज, ये 3 एजेस हैं मैं कहता हूँ। इसमें भी मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब फॉर एग्जाम्पल 2-2 ले लें, 3-3 ले लें, इसमें से जितने मर्जी ले लें। 2 मेल कर लें, यहाँ इस एज के 2 मेल कर लें, 2 फीमेल कर लें, 2 मेल कर लें, 2 फीमेल, 1 कर लें, वट 2 कर लें, 2 कर लें। अब इनको आपने स्केल देना है मेल एंड फीमेल को हर एज के, और मेल एंड फीमेल जेंडर वाइज उनको कहना है फिल करें। अगर वो फिल करते हुए कहते हैं हमें कोई कन्फ्यूजन है, फॉर एग्जाम्पल 12 साल का बंदा कहता है ये आइटम हमारे लिए बड़े मुश्किल है, कौन कहता है, फीमेल कहती है। और 15 साल का कहता है ये हमारे लिए बहुत ही मिडिल क्लास है, मेल्स दरमियाने किस्म के हैं, और ये कहते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल आइटम है, ये इजी आइटम, ये डिफिकल्ट कहते हैं, ये इजी कहते हैं, इनमें से मेल कहते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि ये आइटम किस एज के लिए अप्रोप्रिएट है, किसके लिए इजी है, किसके लिए डिफिकल्ट है, और मेल एंड फीमेल में कोई इशू नहीं। अगर ऐसा हो तो इसको आप लोग दोबारा रिफाइन करते हैं, क्योंकि ये लोग राय देते हैं कि मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो बार बार आपकी तरफ उठ के आए कि हमें समझ नहीं आ रही स्टेटमेंट, इसका मतलब है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर इशू है। इसे फॉर्मल कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इनफॉर्मल कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहती है। यहाँ वो स्टैब्लिश हो रही होती है, और यहाँ क्या होता है, अगेन जब फीडबैक दे रहे होते हैं इंटरप्रेटर लायबिलिटी स्टैब्लिश हो रही होती है, और कंटेंट को भी साथ ही कर रहे होते हैं। अगेन बार बार 2-2 जगह आपने 2-2 वैलिडिटी की एविडेंस। एक पायलट स्टडी का, एक पायलट स्टडी 1 होगी, ये क्या है, ये पायलट स्टडी 1 एडवांस कंट्री में ऐसे ही करते हैं। इसके अलावा भी और कुछ सैंपल के ऊपर हो सकता है, और मेथड भी हो सकते हैं, ये एक मेथड है। अब पायलट स्टडी 2 करते हैं, उसमें क्या करते हैं, अगेन जो पाकिस्तानी या एशियन कंट्री करते हैं। इसके बाद जब ये रेडी हो जाता है एज वाइज, सब कुछ करने के बाद, सेटल करने के बाद जब रेडी हो जाता है एज वाइज भी हम सेटल कर लेते हैं, और इसमें से इजी आइटम को निकाल देते हैं, इसमें से डिफिकल्ट आइटम्स को निकाल देते हैं जो उसे हो रहे होते हैं ना। और जो जेंडर के लिए बायस्ड आइटम होते हैं, मेल के लिए जो बायस्ड है या फीमेल के लिए बायस्ड है, उन आइटम्स को भी निकाल देते हैं या आपको रिफाइन कर देते हैं। रिफाइन करने के बाद अब आपके पास वो वर्जन आया है जो आप लोगों के बाद एविडेंस के साथ है। देखिए इंग्लिश क्यों कर रहे हैं आप लोग, इसलिए कर रहे हैं मैक्सिमम एविडेंस के लिए। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पायलट स्टडी 2 करनी है। अब इसमें लोग कहते हैं वो पायलट स्टडी, इसमें 30 से 40 का सैंपल ही लेना आप लोगों ने। इसमें सैंपल कितने का लेना है, 100 वट एवर। इसको सैंपल को सिलेक्ट करने का तरीका सोच लें। अगर आपके आइटम 10 हैं तो आपकी स्टडी में कितना मिनिमम सैंपल चाहिए होगा, मैक्सिमम कितना चाहिए होगा, याद रखिएगा। ये आपने यहाँ लेना है, सैंपल के अंदर इतना मिनिमम यहाँ होना चाहिए। पायलट स्टडी के सैंपल के अंदर मिनिमम सैंपल होना चाहिए। इसके लिए डिफरेंट फार्मूले हैं, सोशल साइंसेस में डिफरेंट है, डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट है, बट साइकोलॉजी में एक फील्ड है, एक साइंटिस्ट है, वो अपने फार्मूले बताता है। उसमें एक फार्मूला पहले है, वो कहता है कि 2 तरह के सैंपल होते हैं, डिफिकल्ट सैंपल होता है और एक इजी सैंपल होता है। डिफिकल्ट एंड इजी सैंपल ऐसे ही है। अब याद रखिए जो इजी सैंपल होता है, आप ये समझ लेंगे जो डिप्रेशन के पेशेंट नहीं है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो हर यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे, हर जगह से मिल जाएंगे। डिप्रेशन, डिफिकल्ट सैंपल क्या है, शिज़ोफ्रेनिक के पेशेंट हैं, डिप्रेसिव पेशेंट हैं, ज़ाहिर है ओपीडी से मिलेंगे, हॉस्पिटल से मिलेंगे, बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, बड़े दिन चाहिए होते हैं ना। शिज़ोफ्रेनिक तो मिलेंगे ही नहीं, ओपीडीज़ में 100 मिलेंगे मैक्सिमम पूरे पाकिस्तान में फैलने को ओपीडीज़ के अंदर, ऐसा ही है ना। तो दिस इज अ डिफिकल्ट सैंपल, दिस इज अ इजी सैंपल। आपका सैंपल कौन सा है, सबसे पहले इसको करने के लिए याद रखिएगा, आपका सैंपल है डिफिकल्ट सैंपल। डिप्रेशन के पेशेंट हैं, अब याद रखिएगा डिफिकल्ट पहले इजी का कर लेते हैं, इजी एंड डिफिकल्ट। अब मिनिमम कितना सैंपल होना चाहिए इजी सैंपल में, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। इजी की बात बता रहा हूं मैं कि सैंपल कितना होना चाहिए। याद रखिएगा आइटम मल्टीप्लाई, जो आपके आइटम कितने 10 है, मल्टीप्लाई जब इजी सैंपल हो तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। मिनिमम कितना सैंपल चाहिए 50, और मैक्सिमम आइटम कितने हैं
रिलायबिलिटी के एविडेंस ज़्यादा आएंगे। ये तो मैंने वैसे बताया ना, मिनिमम मैक्सिमम। अगर ये 100 आइटम का स्केल होता तो फिर कितना चाहिए था मिनिमम सैंपल? 500। और मैक्सिमम कितना चाहिए था? 1000। कौन सा सैंपल? इजी। अब डिफिकल्ट सैंपल में देखिए, डिफिकल्ट सैंपल में यही मिनिमम एंड मिनिमम कितना हो रही है? आइटम 10 है, मल्टीप्लाई यहाँ 5 का इजी सैंपल के ऊपर यहाँ कितना आएगा? 3। कितना सैंपल चाहिए आपको? 30। और मैक्सिमम कितना चाहिए? अगेन 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10 से 20 से जितना मर्जी आगे ले जाएं। आइटम अगर 100 है तो कितना चाहिए आपको मिनिमम सैंपल? 300। ऐसा ही है ना, ये आइटम के ऊपर डिपेंड करता है। आइटम जैसे बढ़ेंगे आपको सैंपल भी बढ़ाना पड़ेगा रिलायबिलिटी के लिए। तो आपकी स्टडी में कितने आइटम है? मैं कहता हूं 25 आइटम है, 25 स्टेटमेंट है। आप यहाँ पायलट स्टडी करने के लिए मिनिमम सैंपल कितना चाहिए? डिफिकल्ट सैंपल है ना आपका, मिनिमम सैंपल कितना चाहिए? आइटम मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बना? 75 मिनिमम। तो इसको 100 कर लें, मैं कहता हूँ 100 कर लें, अच्छा रहेगा। 100 कर लें, 100 कर लें, 200 कर लें, जिसके ऊपर EFA CFA हो सके। जितना ज़्यादा सैंपल पायलट स्टडी में होगा बेस्ट होता है। कुछ लोग इसी को फाइनल स्टडी समझ लेते हैं पाकिस्तानी, मगर ऐसा नहीं है। पायलट स्टडी को आप पायलट स्टडी समझेंगे 200, 300 या 400 का सैंपल कर लें। जितना सैंपल होगा, 500 से कम सैंपल होगा तो सारे एरर्स कम हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, है ना, ये मॉस के ऊपर। तो मैं कहता हूँ 100 का सैंपल है, या मैं कहता हूँ 300 का सैंपल है। अब क्या करें? ये पायलट स्टडी बता रहा हूँ अभी मैं। पायलट स्टडी के बाद इसको क्या करें? इस आइटम को लोगों के ऊपर अप्लाई करें, स्केल को अप्लाई करें 300 से, फिर इसके डाटा को SPSS में ऐड करें, एक्सेल में करें, व्हाटएवर जो भी आपको सॉफ्टवेयर इजी लगता है उसमें ऐड करने के बाद अब आ गया, अब यहाँ वैलिडिटी स्टैब्लिश करनी है SPSS के ऊपर। कौन सी वैलिडिटी स्टैब्लिश करनी है? रिलायबिलिटी कौन सी स्टैब्लिश करनी है? अब देखना होगा, रिलायबिलिटी सारी ही स्टैब्लिश करनी है, वैलिडिटी भी स्टैब्लिश करनी है और रिलायबिलिटी भी। रिलायबिलिटी के लिए एनालिसिस करने पड़ेंगे हमें EFA CFA। ये कौन सी वैलिडिटी को स्टैब्लिश करती हैं? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को। और रिलायबिलिटी इसकी कौन सी निकलेगी? अगर ये स्केल डायकोटोमस है तो कौन सी रिलायबिलिटी निकलेगी SPSS के ऊपर? कॉदर डिटर सन KRL20, ठीक है, अगर ये डायकोटोमस स्केल है। अगर ये स्केल लिक्विड है तो कौन सी रिलायबिलिटी निकलेगी? क्रॉनबैक अल्फा रिलायबिलिटी SPSS के अंदर ऑप्शन है। यहाँ रिलायबिलिटी निकलाई। अगर EFA सबसे पहले याद रखिएगा, EFA एंड CFA। जब भी आप दुनिया में पहला स्केल बनाते हैं, जब भी कोई नया स्केल डेवलप होता है तो कौन सा एनालिसिस करते हैं? सबसे पहले उसको डेवलप करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, मैंने आपको बताया था ना, स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कौन सा एनालिसिस करते हैं? एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, इसको समझना है, मेरा लास्ट लेक्चर इसका अपलोडेड है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का, उसको मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, आप वहाँ से जाओ। CFA क्या है? जब एक स्केल ऑलरेडी बना हो उसको दूसरे कल्चर में या अपने ही कल्चर में दोबारा या ट्रांसलेशन करने के बाद दोबारा लगाया जाए तो कौन सा एनालिसिस करते हैं? कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। यहाँ पायलट स्टडी के अंदर क्या होगा? EFA स्केल डेवलप करेंगे तो आगे जाएंगे ना, फिर CFA करते हैं, पहले EFA होता है फिर CFA। तो CFA कहाँ करेंगे? अगली मेन स्टडी में करेंगे। अभी पायलट स्टडी, कुछ लोग इस पायलट स्टडी को 2 को जो कहते हैं ना मेन स्टडी कह देते हैं, पाकिस्तानी इतना ही काम करते हैं, बट बाहर वाले कहते हैं ये ट्राई आउट है। पायलट स्टडी का 1-2 ट्राई आउट करें, फिर इसके बाद मेन स्टडी पे जाएं। अब मेन स्टडी पे जब होगा यही सब कुछ होगा, डाटा क्या हो जाएगा? पहले 300 का था, अब हज़ारों में चला जाएगा, 1000, 2000। जितना डाटा ज़्यादा होगा उतनी रिलायबिलिटी ज़्यादा आएगी, एरर स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगी, याद रखिएगा। ऐसे ही है ना। तो जो बाहर वाले हैं, फॉरनर्स हैं, वो हज़ारों में डाटा लेते हैं, चाहे बेशक आपका डिफिकल्ट सैंपल हो, बेशक आपका इजी सैंपल हो, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या करेंगे? वो दोबारा EFA भी रन कर सकते हैं, दोबारा CFA भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी होती है, जब इतना बड़ा सैंपल करो, EFA में कुछ आइटम निकल जाएंगे, दोबारा मॉडिफाई करने के बाद उनको दोबारा अप्लाई कर ले तो आइटम की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, दोबारा EFA भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर 10,000 का डाटा है, मैं कहता हूँ 1000 का डाटा है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 500 एंड स्प्लिट कर लेते हैं डाटा को।
अब 500 के ऊपर दोबारा EFA रन करते हैं और अगले 500 के ऊपर CFA रन करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं डाटा को। तो एक ही मेन स्टडी की बात कर रहा हूँ यहाँ। मेन स्टडी और कौन सी लायबिलिटी स्टैब्लिश करते हैं? कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी स्टैब्लिश करते हैं। और लायबिलिटी कौन सी होती है? कौन सी? क्रॉनबैक या कॉदर रिचर्डसन, दोनों में से एक लायबिलिटी। अभी आपके पास कितने एविडेंस हो गए वैलिडिटी के? वैलिडिटी के 2 एविडेंस है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, हाँ, इंटररेटर लायबिलिटी होता है, कंटेंट वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या क्या होता है? डाइवर्जेंट वैलिडिटी होती है एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट को डिस्क्रिमिनेट वैलिडिटी कहते हैं, वो तो की नहीं है हमने, अब जब वो करनी हो, ठीक है, तो यहाँ एक स्केल, एक स्मूथ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगी। अब इसके बाद नई वैलिडिटीज को स्टैब्लिश करते हैं सेपरेट सैंपल्स के ऊपर, जिसे कहते हैं फेज में रिवीजन। रिवीजन फेज में ट्रांसलेशन करते हैं, बाकी जो लायबिलिटीज हैं वो सेपरेट स्टडीज के साथ दोबारा करते हैं लायबिलिटीज के साथ, ठीक है। जैसा कि मैं कहूँ रिवीजन के फेज के अंदर मैंने ट्रांसलेशन करनी, दूसरे कल्चर में जाना है, स्केल पे इंग्लिश में बना था, दोबारा किसी ने उर्दू में यूज़ करना है, तो ट्रांसलेशन होगी, बैचलर ट्रांसलेशन होगी, फिर उसके बाद सब कुछ होगा ना, तो उसको पढ़ते हैं, यस